India is an emerging power. India is a big power. India has good relation with Israel, so it can convince Israel to stop genocide in Gaza. दोस्तों अभी अभी दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। एक अपडेट तो यह है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और बाकी जो ईरानियन प्रॉक्सीज है उनके साथ, और बाद में अब ईरान और इजराइल का सामने आना, तो इस पे बोला इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए। और एक पॉइंट ये आ रहा है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट आता है, हमारी जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है, हमारी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है, उसको चेक करने का एक इंडिकेटर है, दैट इज स्टॉक मार्केट। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन या फिर कम परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों अपडेट्स हैं, ये एक इशारा कर रही हैं कि क्या इंडिया को अब स्टैंड लेना चाहिए, इंडिया के लिए क्या फेवरेबल रह सकता है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज हैं, एक तरफ इजराइल, दूसरा ईरान। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट को देखना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा इस चीज को समझना कि भाई ईरान ज्यादा सही है, इजराइल ज्यादा सही है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए हमें तीन डिफरेंट एंगल से पूरे एनालिसिस को समझना होगा। फर्स्ट एंगल होगा आपका हिस्टोरिकल, सेकंड होगा स्ट्रेटेजिक, थर्ड होगा आपका इकोनॉमिक। तो तीनों एस्पेक्ट से हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअल में इंडिया क्या करे जिससे कि हम एक साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी स्टैंड कर सकें, रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर सकें और इकोनॉमिकली डाउनफॉल भी ना करें। देखो शुरुआत होती है बहुत समय पहले की। आज अगर दुनिया में देखें तो जहां पर पर्शियन लोग रहते हैं, पारसीज, उनकी पॉपुलेशन की कंफाइनमेंट देखोगे ना तो मेजरली अब इंडिया में ही मिलती है। पहले ईरान को पर्शिया बोला करते थे, आपको ध्यान होगा ईरान का पहले पुराना नाम था पर्शिया। पर्शिया इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर जोरास्ट्रा रीजन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग और वहां पर बोली जाने वाली लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी, उसके हिसाब से पर्शिया नाम रख दिया। वहीं उसके बाद में जब अरब रीजन के अंदर इस्लामिक राइज होता है तो फिर बाद में अरेबियंस ने अटैक करना शुरू कर दिया इस जोरास्ट्रन पर्शियन रीजन पे, और ऐसी परिस्थितियों में फिर वहां पर इस्लामाइजेशन हो गया। और आप देखते हो कि वहां पर देखते ही देखते जो पर्शियन थे, पारसीज थे, उनको तो माइग्रेट करना पड़ा, और माइग्रेट करके वो पहुंच गए हमारे गुजरात, बॉम्बे इस तरफ। वहीं दूसरी तरफ देखें तो वहां पर गजब का एक रिलीजियस कन्वर्जन देखने को मिला और जगह हो गई वो आज के टाइम पे शिया डोमिनेटेड एरिया। वैसे इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप की हम बात करें तो आपने आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, जिसके लिए बोलते हैं कि हाँ भाई सेंट्रल एशियन रीजन से हमारे जो आप कह सकते हैं कि जो आर्यन रेस के इंडिविजुअल्स हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में इधर रहते हैं, तो वो वहां से माइग्रेट करके आए थे। तो ऐसे में दो स्ट्रीम्स वहां से माइग्रेट करके आई थी। एक स्ट्रीम तो आई थी कैस्पियन सी के नॉर्थ से और एक स्ट्रीम आई थी कैस्पियन सी के साउथ से। अब आप क्या देखते हैं कि नॉर्थ की तरफ से जो स्ट्रीम आई थी वो तो इंडिया में आकर के सेटल हो गए, और जो लोग साउथ की तरफ आके सेटल हुए वो पर्शिया या ईरान वाले एरिया में सेटल हो गए। इसका मतलब ओरिजिन को लेकर के भी कहीं ना कहीं ईरान की कल्चरल ओरिजिन और इंडिया की कल्चरल ओरिजिन आपको एक तरीके से यूनाइटेड दिखाई देती है एज पर द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बट वहीं पर अगर देखें तो समय के साथ साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डेवलप हुई, उस टाइम पर जब पर्शियन कल्चर डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि ईरान की आज की दो तीन इंपॉर्टेंट सिटीज, जिसमें उर का नाम भी आ जाता है ना, एक वहां पर सासा नाम से सिटी है, वहां पर आप क्या देखते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉइन्स वो देखने को मिले। इसका मतलब ट्रेड रूट्स इनके बहुत अच्छे, ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे थे। फिर आगे समय बीतता है तो आप क्या देखते हैं कि जब मौर्यन अंपायर इंडिया में आती है तो उस टाइम पर भी पर्शिया के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे इंडियंस के या फिर मौर्यंस के, जिसके चलते आप देख सकते हो कि जब ग्रीक ने इन्वेड किया तो पर्शिया में जो पर्शियन रिजीम चल रहा था वो होता है खत्म, ग्रीक्स का रूल आता है। ग्रीक्स का जो रूल होता है उसका रिलेशनशिप हम इस बेसिस पे देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी हुए, मेगास्थनीज जैसे इंडिविजुअल्स इंडियन कोर्ट्स में भी बैठा करते थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिका जैसी बुक लिखी जिसमें आइडिया लगता है कि मौर्यन एम्पायर किस तरीके से फ्लॉरिश हुआ था। तो आप देखो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, लिंक्स किस तरीके से हैं। और फिर आप जैसे मेडिवल टाइम पे पहुंचते हो तब आप क्या नोटिस करते हैं कि ईरान के अंदर तो आपकी सफविद रूल आ जाता है,
ठीक है, शियाइट रूल, दैट मींस आप क्या कह सकते हो, शाह का जो रूल है वो शुरू हो जाता है एक तरीके से। सफेद का इस मैकेनिज्म आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर इधर की तरफ देखोगे तो इधर अफगान्स हैं, वो अपना रूल कंटिन्यू करते ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। और हमारे इधर देखें तो इंडिया के अंदर पहले तो सल्तनत इरा आता है, फिर उसके बाद में मुगल्स का रिजीम आता है, ये मैकेनिज्म चलता है। तो मोटी मोटी देखें तो ये कंटिन्यूअसली इस्लामिक रिलीजन कंटिन्यूअसली रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इंडिया और ईरान वाले एरिया में। फिर आगे और बढ़ते हैं। जब शेर शाह, मुगल्स के टाइम की बात कर रहा हूं, जब शेर शाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस टाइम पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था। हुमायूं जाकर के अल्टीमेटली शरण कहां लेता है, वहीं पर्शिया में जाकर के। और फिर वहां पर आर्ट, आर्किटेक्चर, इनसे इतना ज्यादा इंफ्लुएंस होता है कि हुमायूं फिर अपने साथ में कुछ मतलब इंडिविजुअल्स को भी लेकर के आता है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मुझे, ठीक है, कि किन इंडिविजुअल्स को पर्शिया से हुमायूं लेकर के आया था इंडिया में, जिससे कि आप देखो कि हुमायूं इतना ज्यादा इंफ्लुएंस था कि आर्ट, आर्किटेक्चर, इसके अलावा लिटरेचर, इसके अलावा जो कोर्ट लैंग्वेज जो थी मुगल्स की, वो भी पर्शियन डिक्लेयर कर दी गई थी। और पेंटिंग्स में तो आप पर्शियन इंफ्लुएंस देख ही सकते हैं। तो इस तरीके की बॉन्डिंग थी। अब सवाल यह आता है कि एक समय में ये जो तीन एम्पायर्स एक साथ हुई जो कि इस्लाम को फॉलो करने वाली थी, यहां पर हमारे मुगल्स हो गए, इधर पर्शिया के अंदर शियाइट या फिर सफेविद एम्पायर हो गई, और तीसरी आपकी होगी ऑटोमन एम्पायर। तो तीनों एम्पायर्स एक तरीके से कैसे कोएग्जिस्ट कर रही थी, तो इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि यहां तो था, देखो ये तो थी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन, जहां पर ऑटोमन एम्पायर लगातार सफविद्स के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन में थे। वहीं पर सफविद्स ये चाहते थे कि भाई मुगल्स के साथ हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ना क्रिएट हो, तो मुगल्स के साथ थोड़े बहुत अच्छे मेंटेन रिश्ते करके चलते रहे। तो ये मेडिएवल पीरियड। फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स जैसे ही यहां से आप देखते हो, शुरू में तो अफगानिस्तान को क्रिएट कर दिया, यहां पर सिंध वाले एरिया को, और इनको बफर स्टेट के तौर पर डेवलप कर दिया। इसका मतलब इंडिया और ईरान के बीच में गजब का आइसोलेशन आ गया। बट जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होने लगता है, तब आप क्या देखते हो कि एक तो पाकिस्तान जैसा कंट्री आ जाता है बीच में, तो ऐसे में सीधा जो लिंक था इंडिया का ईरान का, वो खत्म हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ईरान जो है, वहां पर एक रिजीम चेंज देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। वहां पर शाह का रूल स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जिसको सपोर्ट किसका मिलता है, यूके का। अब आप सोचेंगे कि यूके शाह के रूल को कैसे सपोर्ट करेगा। देखो, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, वैसे ही ईरान के ऊपर रशियंस ने और यूके ने, दोनों ने रूल किया था। ब्रिटिश और रशियन दोनों का रूल था। तो ऐसे में रशियंस को निकालने के चक्कर में यूके ने कंप्लीटली सपोर्ट किया किसको, इसको, शाह को, कि भाई रशिया को पीछे हटाओ। तो ऐसे में शाह जो था वो प्रो वेस्टर्न आइडिया के साथ चल रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से क्या हो, पाकिस्तान आ गया ना, आइसोलेशन क्रिएट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसके बाद में आप क्या नोटिस करते हैं कि ईरान और पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं प्रो वेस्ट था। और ऐसे में जो सेंटो नाम से एक ट्रीटी साइन होती है, जिसको वेस्ट एशियन नेटो के नाम से भी जाना गया, उसमें दोनों मेंबर बन जाते हैं। इस वजह से ईरान और पाकिस्तान की क्लोजनेस बढ़ी कि नहीं। अब आप देखो, युद्ध होता है 65 का और 71 का। दोनों युद्धों के अंदर शाह ने, जो ईरान पे रूल कर रहा था, उसने सपोर्ट दे दिया किसको, पाकिस्तान को। इस तरीके से इंडिया और ईरान रिलेशनशिप और बिगड़ गए। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ऑयल इकोनॉमी बढ़ने लगती है। ऑयल की डिपेंडेंस इंडिया की बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। हमने ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में ईरान और इंडिया के रिलेशन इकोनॉमिकली फिर से थोड़े से रिवाइव होते हैं अंडर द रिजीम ऑफ शाह। पर समय बीतने के साथ में 1979 में ईरानिक इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है, जिसके चलते खमेनी का जो रिजीम है वो स्टैब्लिश हो जाता है, इस्लामिक रूल आ जाता है कंप्लीटली। और शाह जो था तो वेस्टर्न अप्रोच रखने वाला, थोड़ा लिबरल था, वो रिजीम हो गया खत्म। अब ऐसे में आते हुए वहां पर एक बार फिर से इंडिया ईरान रिलेशंस पे झटका लगता है। फिर आगे बढ़ा जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर उसी रशिया और यूएसएसआर को भगाने के लिए पाकिस्तान और यूएसए ने मिलकर के यहां पर तालिबान, जो कि एक्सट्रीम सुन्नी ग्रुप था, उसको स्टैब्लिश कर दिया, जो आज तक भी आपको पता चल रहा है, राइट। आप क्या देखते हो कि ये तो सुन्नी हो गया, ईरान शिया था, तो इस वजह से शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट के चलते पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। अब ऐसे में पाकिस्तान को काउंटर करने का क्या स्कोप बच गया, ईरान के पास में अगेन इंडिया, रिलेशनशिप थोड़ी इंप्रूव होती है। फिर बाद में टाइम के साथ में आगे बढ़ते हैं, हम ईरान से ऑयल भी इंपोर्ट करना शुरू करते हैं, दोस्त भी एक दूसरे को मान लिया जाता है।
पर्शियन लैंग्वेज हो या हमारी हिंदी की भाषा हो। दोस्त का मतलब एक तरीके की ऐसी रिलेशनशिप जिसके अंदर आप मतलब सेल्फलेसली एक दूसरे की सहायता करो, इस तरीके का मतलब निकलता है, राइट। ओरिजिन की बात हमने करी ली, कैसे कनेक्टेड है। तो पॉइंट यहां पर क्या निकल के आता है कि ऑयल के चक्कर में अब हम ईरान पर डिपेंडेंट हो गए। ऐसे में फिर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और यूएसए इंडिया पर प्रेशर डालता है कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। फिर आगे समय बीतता है तो खमेनेई के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं जिनमें साफ साफ ये कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और ऐसे में बहुत गलत कर रहा है इंडिया। इंडिया की जो ऑपरेसिव रिजीम है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये इंडिया के इंटरनल मुद्दे पे एक स्टेटमेंट आ जाना, ये देखो एक उठा पटक का गजब का माहौल ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर सवाल क्या आता है कि कनेक्टिविटी मोर और लेस मेंटेन थी, बट पाकिस्तान ने ज्योग्राफिकली आइसोलेट कर दिया और रही सही में वहां पर इस्लामिक रिलीजन का जो रूल आया है, इस्लामिक एक्सट्रीम इस्लामिक रिजीम, वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरनल इश्यूज पे कमेंट करता रहता है। तो ऐसे में रिश्ते ठीक नहीं है। तो ऐसे में पहले का ईरान और आज का ईरान दोनों में बहुत फर्क है। तो ये तो देखो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और हम अब आते हैं स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे। देखो ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा। ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ठीक है, जो कि इधर ओमान दुबई वाले एरिया या फिर कहो कि यूएई और ऊपर ईरान, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। अब यहां से हमें पता है कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसका 80 to 90% जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अगर ईरान में कहीं पे भी ऑयल फैसिलिटी पे अटैक करता है इजराइल, तो वो चीज हमारे लिए कंसर्निंग हो जाती है। और आप खुद देख लो कि ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होते ही हमारी इकोनॉमी डालमडोल होने लग जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में कोई भी टेंशन क्रिएट हो। रही सही में हमें पता है कि इंडिया जिस तरीके से रशिया या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल एशिया, इनके साथ में अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू अपना लिंक स्टैब्लिश कर चुका है, जिसमें बंदर अब्बास, तेहरान, अस्तारा, ठीक है, बाकू अजरबैजान वाला, ठीक है, इसके अलावा और भी कई कंट्रीज आ रही हैं जो कि यहां पर नॉर्थ में सेंट पीटर्सबर्ग को सीधा मुंबई से कनेक्ट कर रही है। तो ऐसे में यहां पर डिस्टरबेंस आना ईरान में इसको एक तो कॉम्प्रोमाइज कर देगा जहां पर ऑलरेडी ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आप नाम नजर डालते हो कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यूरोप का थ्रू जा रहा है, आईमैक है ना, इसकी बात करें तो ये भी मुंबई से शुरू होता है, जाता कहां तक, ग्रीस से फिर पूरे यूरोप में एक्सेस। तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के होते हुए ही जाता है, जिसमें आपके अलग अलग स्टेट अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व है, चाहे फिर वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, या फिर आपका जॉर्डन हो, या फिर आपका इजराइल में हाइफा पोर्ट है ना, इसमें अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है वो वाला पोर्ट है ये। तो कुल मिलाकर के ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल मार्केट को जो हम एक्सेस करना चाहते हैं वहां पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिकली हमारी जो इकोनॉमिकल डिपेंडेंस है ऑयल इकोनॉमी पे, या फिर रिसेंट जो कतर से जिस तरीके की ट्रीटी हुई थी जिसके चलते हमें 20 साल के लिए एलएनजी प्रोवाइड की जाएगी, वो ले लो, या फिर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड के लिए जो 2 ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हमने एंगेज करवाए हैं इनकी बात कर लो, तो इस एरिया में डिस्टरबेंस हमारी इकोनॉमी के ऊपर सीधा हिट है। बट सवाल यह आता है कि क्या ईरान को मतलब एक तरीके से कंप्लीट सपोर्ट करना है या नहीं करना। देखो इसमें सबसे बड़ी बात यही आती है कि ईरान पहले जो था वो अब नहीं है। इस तरीके की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, जड़ से खत्म करना है, क्योंकि ईरान में फिर इस्लाम के नाम पे फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ सॉल्यूशंस के आधार पर यह बताया जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो अप्रोच है जिसमें इस्लामिक रिजीम को ही चेंज करने के लिए वहां के लोगों को ही हमें आगे लाना पड़ेगा, वही एक वायबल ऑप्शन है। अदरवाइज ये एरिया फिर आगे फर्दर डिस्टर्ब होता ही रहेगा, क्योंकि ईरान ने अपने खुद के प्रॉक्सीज अच्छे खासे डेवलप कर रखे हैं, जो कि शांति स्थापित होना बहुत दूर दूर तक शायद ही चाहता हो, ऐसा दिखता नहीं है, राइट। तो देखो आपके सामने जो क्वेश्चन था वो आपको बताना है, हुमायूं कौन से 2 फेमस पेंटर्स को पर्शिया से लेके आया था इंडिया। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देना, ठीक है। तो इस तरीके से एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना, अपनी राय भी जरूर देना कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इसमें आपको इंडियन इंटरेस्ट को सेंटर में रखते हुए आंसर करना होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।